हेलो एवरीवन, बोर्ड बा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज देखने वाले हैं हम अपने 12th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है हमारा जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ये हमारा पार्ट 14 है और ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, जो कि है हमारा भ्रूणोद्भव, जिससे हम कह सकते हैं कि एक नए जीव का प्रारंभ होता है, एक नए जीवन का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अपने भ्रूणोद्भव को। तो जो हमारा भ्रूणोद्भव होता है उसका क्या होता है, ये बेसिकली भ्रूणोद्भव वहाँ से जब कोई भी नए जीव का शुरुआत होने लगता है, जब हमारा भ्रूणोद्भव हो जाता है तब एक नए जीवन का शुरुआत हो जाता है, एक नए जीवन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए भ्रूणोद्भव क्या होता है। तो भ्रूणोद्भव जीवन की एक अद्भुत यात्रा है जो एक युग्मक से एक पूर्ण भ्रूण के विकास तक होती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन और विभेदीकरण की एक जटिल श्रृंखला है जो एक नई जीवन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि बेसिकली जो हमारा भ्रूणोद्भव होता है वो क्या होता है, भ्रूणोद्भव एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो एक भ्रूण होता है उसका विकास होता है और वो भ्रूण आगे को चलकर एक नए जीव का निर्माण करता है और इस प्रकार से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ओके, चलिए देखते हैं आज के अगला टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है कि वो ये है कि आखिर ये जो कोशिका विभाजन होता है या फिर विभेदीकरण होता है वो क्या होता है। तो कोशिका विभाजन हम लोग पहले भी देख चुके थे कि कोशिका विभाजन क्या होता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मक कोशिका विभाजन जो विभाजन से होता है, ओके, उससे गुजरती है जिससे कोशिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया एक नई जीवन की नींव रखती है जिससे कोशिकाओं का एक समूह बनता है। और इसमें क्या होता है कोशिका विभाजन में कि कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होती रहती हैं, उनका विभाजन होता रहता है और इस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है जिससे कि भ्रूण के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण। ओके, चलिए देखिए अगला है कि जो हमारा कोशिका विभेदीकरण होता है वो क्या होता है। तो कोशिका विभेदीकरण बेसिकली कोशिका विभेदीकरण जो विभाजन होता है उसके साथ साथ कोशिका विभेदीकरण भी होता है। ओके, कोशिका के विभाजन के साथ साथ कोशिका का विभेदीकरण भी होता है। ठीक, इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विशिष्टीकृत ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होती है जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका सिर्फ विभाजित होते रहेगा और उससे नए प्रकार के अंग नहीं बनेंगे तो क्या ही फायदा है। तो जो कोशिकाएं नए नए प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, उन कोशिकाओं को असेंबल करके उन कोशिकाओं को सजा कर जीवों के विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अब है कि इस प्रकार से इन दोनों प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमारा भ्रूण का विकास होता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन और विभेदीकरण के ये प्रक्रिया मिलकर भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाती है जिससे विभिन्न अंगों और प्रणालियों का निर्माण होता है। और यही जो हमारा होता है कोशिका विभाजन, कोशिकाओं का नए नए कोशिकाओं का निर्माण करता है और उसको असेंबल करके उसको सजाकर कोशिका विभेदीकरण किया जाता है और इस प्रकार से भ्रूण एक बहुत ही अच्छे से विकसित रूप में विकासशील होता है और इस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि अंड जो प्रजक होते हैं उन लोगों में किस प्रकार से भ्रूणोद्भव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए अंड प्रजक जीव जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि सरीसृप हो गए या फिर पक्षी हो गए, ये सभी अंड अंड देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये अंडे के जरिए अपने बच्चों का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो ये अंड प्रजक जीव होते हैं पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं। जो भी पर्यावरण के अनुसार उनके अनुसार जो भी सुरक्षित जगह होगा, ओके, जैसे होता है कि मुर्गी कहीं घास फूस पे अंडे देती है या फिर जो हमारे कछुआ होते हैं वो रेत में अपने अंडे देते हैं। तो उनके अनुसार जो भी सुटेबल जगह होता है वो अंडे देते हैं। और ये जो अंडे होते हैं ये अंडे एक कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। और वो जो अंडे होते हैं उसके ऊपर जो खोल होता है, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का एक कवच होता है वो बेसिकली किसका होता है, कैल्शियम मुक्त होता है, कैल्शियम से बना होता है, जो कि क्या करता है उसके अंदर जो भ्रूण होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। जो इसमें लिखा है कि अंडे का विकास और उसके जो अंडे होते हैं उनका विकास किस प्रकार से होता है, वो तो किसी गर्भ में नहीं रहते हैं और उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि अंडे के अंदर भ्रूण विकसित होता है, पोषक तत्वों का उपयोग करता है, जो विकसित होता है तो पोषक तत्वों का उपयोग करता है और निश्चित निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देता है। और उसके अंदर जो पोषक तत्व होता है उनका यूज करता है, अपना विकास करता है और एक निश्चित समय के बाद वो क्या करता है, वो जो अंडा होता है वो स्फुटित हो जाता है, यानी कि फूट जाता है या फिर टूट जाते हैं और उसमें से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ओके, चलिए
देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि अंड प्रजक तो हम लोग देख लिए, जो सजीव प्रजक होते हैं उन जीवों में जो भ्रूणोद्भव होता है वो किस प्रकार से होता है। जो भी हमारे सजीव प्रजक यानी कि मानव वगैरह हो गए, उन लोगों में जो नए जीव का निर्माण होता है, जो नए बच्चे का निर्माण, भ्रूण का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, जो कि आगे चलकर नए बच्चे का निर्माण लेना होता है। तो सजीव प्रजकों में यदि आप देखेंगे तो उस प्रकार के जीवों में किस प्रकार से होता है, तो स्तनधारी जो हो गए, जिसमें मानव भी आते हैं, स्तनधारी में बहुत सारे जीव आते हैं जो कि स्तनपान करा सकते हैं, ये सभी स्तनधारियों में आते हैं जिसमें मानव भी शामिल है। ओके, सजीव प्रजक जीव हैं, ये भी एक सजीव प्रजक जीव है। इन जीवों में युग्मनज जो होता है मादा जीव के शरीर के भीतर विकसित होता है, और जो जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं ये किसी अंड प्रजक नहीं होते, डायरेक्टली बच्चे का जन्म देते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, इनके शरीर के अंदर जो बच्चे होते हैं वो स्थित रहते हैं, जो भ्रूण रहता है वो स्थित रहता है, और उसी के जरिए उनका भीतर ही क्या हो जाता है, विकास होता है, और धीरे धीरे विकसित होकर वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे होता है कि भ्रूणीय देखभाल, उसकी सुरक्षा प्रदान किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि उसके बाहर तो कवच होता है नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मादा जीव भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे भ्रूण का विकास सुरक्षित और प्रभावी ढंग से होता है। जो मादा का भ्रूण होता है वो उसको क्या करती है, उसी में पोषण प्रदान होता है भ्रूण को, और साथ ही साथ वो उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे कि भ्रूण बहुत ही अच्छे तरह से विकास करता है और आगे के उसका विकास चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब जीव विकसित हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, प्रसव होगा, प्रसव की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या होता है कि निश्चित अवधि के बाद भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है और प्रसव द्वारा जन्म लेता है। और इसमें क्या होता है प्रसव में कि जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाएगा भ्रूण उसके अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद उसका प्रसव प्रक्रिया के द्वारा वो मादा के शरीर से बाहर हो जाएगा और एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। मादा के भ्रूण से बाहर निकल जाएगा और नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसमें उत्तरजीविता क्या होती है, तो जो सजीव प्रजक जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता के अनुसार जो उत्तरजीविता होती है के सुअवसर बढ़ जाते हैं, और क्योंकि भ्रूण को मादा जीव के शरीर के भीतर सुरक्षा और देखभाल मिलती है। तो उत्तरजीविता यानी कि उसको देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले भ्रूण जो था मादा शरीर के अंतर्गत थे, लेकिन अब जब चूंकि बाहर निकल गया तो उनके अनुसार कंडीशन, उनके खान पान की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, दूध पान कराना चाहिए। चलिए देखते हैं आज के अगला टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला वो ये है कि जो हमारे पादपीय पुष्पीय पादप होते हैं, हम लोगों ने अभी अंड प्रजक देखा और वो जीव प्रजक देखा। ठीक है, अब यदि इस प्रकार के जंतुओं को यदि हम हटा दें, पादपों को देखो तो पादपों में किस प्रकार से भ्रूण उद्भव होता है, पादपों में किस प्रकार से भ्रूण का उद्भव होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि युग्मनज का निर्माण। सबसे पहले क्या होगा कि पादप में युग्मनज बनेंगे। ठीक है, तो युग्मनज में क्या होगा, पुष्पीय पादप में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। और हम लोगों ने जो देख रखा था कि जो हमारे पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो वर्तिकाग्र होता है और इस तरफ हमारे ये होते हैं, ये वर्तिकाग्र हो गया और ये हमारा जो बीजांड हो गया, इसी के अंदर हमारे जो बीज होते हैं उनका निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है निषेचन के बारे में। तो निषेचन के पश्चात पुष्प के जो बाह्य दल होते हैं, जो बाह्य दल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं और पुंकेसर जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं। पुष्प के चारों ओर जो आपके बाह्य दल होते हैं या फिर जो भी आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। ये सभी पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं और जो हमारे होते हैं सिर्फ अंडा से बच जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, तो युग्मनज जो भ्रूण होते हैं इनके विकास में, इनका उसी में विकास होता है, भ्रूण में इनका विकास होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो ये आपका बीजांड होता है यही आगे के चलकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, चलिए, और उसी में फल का विकास होगा। जो इसके बाह्य जितने भी ये दल पुंज वगैरह थे वो बाहरी जो खोल थे वो किसका विकास कर लेगा, फल का विकास कर लेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है। जो हमारा अंडाशय होता है, ओके, ये क्या होगा, आगे को चलकर फल का निर्माण कर लेगा, जो एक प्रकार की भित्ति के जैसे होगी, जो कि पूरी तरीके से फल को चारों ओर पैक्ट रखेगी, चारों ओर से फल को घेरे, जो बीज होते हैं उसको घेरे रहेगी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही पोषण भी प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा हुआ है कि अंकुरण, कि वो एक नए जीव का निर्माण कब करेगा, जब तक बीज बन गया उतना तो काम चलेगा नहीं, अब उसको नए जीव का निर्माण भी तो करना होगा, उसको अंकुरित भी होना होगा, पौधे के रूप में बदलना होगा। तो वहीं हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, अंकुरण, कि जब बीज अनुकूलित परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों के आगे आने पर
अंकुरित होता है और नया पादप उत्पन्न करता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है, जल मिलते हैं, जो भी कंडीशन उसको चाहिए हो, तो यदि मिलते हैं, उस प्रकार के मौसम मिलते हैं, तो क्या होते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं और वो पनप जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं आज का अगला टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला वो ये है कि इसमें जो बीज होता है, अब बीज का विकास किस प्रकार से होता है। जो स्पेशल बीज होता है वो अंडाशय के अंदर किस तरह से विकास होता है। तो सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है। बीज के अंदर भ्रूण विकसित होता है, जो भविष्य के पादप का प्रारंभिक रूप है। जो हमारा बीज होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रूण स्थित रहता है, जो कि कहीं ना कहीं आगे को चलकर क्या बनने वाला है, नया एक पौधा रूप, पादप का रूप लेने वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करती है जिससे वह विकसित हो सके। ओके, तो जो हमारा जो बीज होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ओके, जो कि क्या करता है, जो बीज के भ्रूण होते हैं उसको पोषक प्रदान करते हैं। बेसिकली जो बीज में जो भ्रूण है उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, वो तो अब अपने माता से, वो तो अपने पादपों से अब अलग हो चुका है, अपने मातृ कोशिकाओं से, अपने मातृ पेड़ से अलग हो चुका है। तो उसको भोजन उतने दिनों तक मिलेगा कैसे। जैसे कि होता है ना कि हम लोग बीजों को बहुत दिनों तक ऐसे छोड़ देते हैं, फिर भी वो उसको बहुत दिनों के बाद भी यदि हम लगाएं तो वो उसी तरह से अच्छे से रख जाते हैं। लेकिन उतने दिनों तक आखिर वो जिंदा, उसके अंदर जो भ्रूण है, बीज के अंदर जो भ्रूण है वो जिंदा रहा, तो रहा कैसे, तो वो एक्चुअली में रहा आपके एंडोस्पर्म के कारण, जो कि उसको भोजन प्रदान करता रहा। ओके, चलिए आगे इसमें देख रहे हैं कि हम लोग बीज कोट क्या होता है। तो बीज कोट बीज को सुरक्षा प्रदान करती है और उसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। यानी कि बीज कोट सबसे जो बाहरी ऊपरी परत होता है, आप लोग देखे होंगे बीज के ऊपर जो परत होता है वो बेसिकली हमारा बीज कोट होता है, जो कि क्या करती है, जो पूरे के पूरे भ्रूण होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है, बीज को सुरक्षा प्रदान करती है। और यदि प्रतिकूल कभी परिस्थितियाँ आ भी जाती है, ऐसे कंडीशन जो कि उनके लिए हानिकारक है, फिर भी वो क्या करता है, जो बीज कोट होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि ठीक है, बीज का तो निर्माण हो गया, आखिर फल का विकास कैसे हुआ। जो हमारा फल होता है, फल जो होता है, बाहरी बीज तो अंदर होता है, ठीक है, फल जो हमारा बाहर होता है उसका विकास कैसे हो रहा है। फल के सबसे पहले फल की भित्ति के बारे में बात करेंगे कि फल आप सोचेंगे तो एक प्रकार की भित्ति है। जो बीज अंदर होता है, बाहर की तरफ जो फल का लेयर होता है वो एक प्रकार की दीवार का काम करता है, एक प्रकार की भित्ति का काम करता है, ताकि जो भी अंदर बीज है वो सुरक्षित रूप से स्थित रहे। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देखेंगे फल की भित्ति में कि फल की भित्ति जो होती है फल को सुरक्षा प्रदान करती है और बीज को बाहरी वातावरण से बचाती है। और साथ ही साथ एक काम इसमें और भी होता है कि ये क्या करती है, इसको बीज को पोषक तत्व प्रदान करती है। ओके, तो ये क्या करती है, ये बीज को क्या करती है, पोषक तत्व भी प्रदान करती है। ठीक, चलिए अब जो बीज होता है, बीज क्या होता है, फल के अंदर बीज होते हैं जो भविष्य के पादप को जन्म लेते हैं, ये हम लोगों ने देख रखा है पहले भी। और फल का जो हमारा परिपक्वता होता है वो क्या होता है, तो फल परिपक्व होता है और बीज को फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। फल परिपक्व मीन्स जब फल पक जाता है तो बेसिकली पकने के बाद क्या होता है, अब वो तैयार हो चुका होता है कि बीज, उसके अंदर जो बीज है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है और वो अपने बीज को अब चारों ओर फैला देगा, जिससे कि नए नए पेड़ों का निर्माण हो। ओके, चलिए देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला ये है कि अंकुरण किन किन परिस्थितियों में होता है और अनुकूलन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। जैसे कि जो भी बीज होता है वो जब अनुकूलित होता है, नए जीव का, नए पादप का जैसे जैसे निर्माण करता है, तो उसके लिए कुछ उपयुक्त परिस्थितियां चाहिए होती है। जैसे कि सबसे पहले अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण कब होगा, तो उसके पास पानी होना चाहिए। पानी क्यों होना चाहिए, ताकि बीज को जो हो सके वो हाइड्रेट हो सके। बीज को पानी इसलिए चाहिए ताकि वो हाइड्रेट होकर बाहर निकल सके। ठीक है, जो अपना वो चारों तरफ का कवच है उसको तोड़ सके, बाहर निकल सके। और उसमें टेम्परेचर की क्या भूमिका होती है, तो बीज के अंदर जैविक प्रक्रियाओं की सक्रियता होनी चाहिए। यदि मान लीजिए टेम्परेचर उसके अनुसार नहीं हुआ और यदि उसके जो अंदर जो बीज, उसके अंदर जो भ्रूण है वो ऐसा है कि वो गर्मी के मौसम में उसके लिए अनुकूल परिस्थिति है और पता चला कि बाहर ठंडी का मौसम है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तापमान भी कहीं ना कहीं बीज के लिए डिपेंड करता है कि उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए ताकि वो वहाँ पे उग सके। इसीलिए आप लोगों ने देख रखा होगा कि हम लोग धान के मौसम में गेहूं उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और गेहूं के मौसम में धान उगाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑक्सीजन की इसमें क्या भूमिका होती है, तो जिससे कि कोशिकाओं हो सके उनके लिए श्वसन की आवश्यकताएं पूरी हो सके। यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए आवश्यक है ताकि ये जब बीज बाहर निकलेगा, भ्रूण जब बाहर निकलेगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, सांस लेने के लिए चाहिए, तब उसकी वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो बीज हो सके सांस ले सके। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये सब था, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है उसको हम लोगों ने अदर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रखा है, ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज जो भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई उस चीज़ों से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसको देखते हैं। ओके, चलिए तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के टॉपिक से बन सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए आज का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला वो ये है कि भ्रूणद्भव क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा था कि भ्रूणद्भव क्या होता है। ओके, कि भ्रूणद्भव क्या होता है, वो जीवन की बेसिकली एक प्रारंभिक स्थिति होती है जिससे कि एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला वो ये है कि कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखिए। तो हम लोगों ने देख रखा था कि कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण क्या होता है, कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण क्या होता है और इसका फायदा क्या होता है। इन दोनों का लाभ ये होता है कि भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों के बारे में ये और इसके लाभों के बारे में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला वो ये है कि सजीव प्रजक एवं अंड प्रजक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सजीव प्रजक और अंड प्रजक क्या होते हैं। ये अंड प्रजक हम लोगों ने देखा था, अंड प्रजक। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अंड प्रजक के बारे में देखा था। ओके, और उसके अगले में हम लोगों ने देखा था कि सजीव प्रजक क्या होता है। तो आप अंड प्रजक और सजीव प्रजक दोनों के बारे में बेसिकली इसके आंसर में लिख सकते हैं और उदाहरण आप भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने देख रखा था कि सजीव प्रजक में वो आपके मनुष्य आएंगे, जितने भी स्तनधारी आएंगे वो आएंगे, और अंड प्रजक में जितने भी पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, वो सभी आएंगे। ठीक है, तो आप उसके आंसर में उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सजीव जो प्रजक होते हैं, जिनमें आपके सजीव जो प्रजकों होते हैं, यानी कि सजीव प्रजकों में भ्रूणोद्भव की व्याख्या करें। यानी कि सजीव प्रजकों में आपका पादप प्रजक भी आ जाएगा, जंतु प्रजक भी आ जाएगा, इन दोनों की आप लोगों को व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली देख रखा था कि जो सजीव प्रजक है, जैसे कि ये पादप प्रजक हो गया, ये पादप हो गया। ठीक है, तो पादप में किस प्रकार से भ्रूणभव होता है ये हम लोगों ने देखा था, और सजीव प्रजक में किस प्रकार से भ्रूणभव होता है ये हम लोगों ने देखा था। तो ये आप इन दोनों चीज़ों को अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला वो ये है कि फल एवं बीज के विकास के बारे में लिखें। तो हम लोगों ने लास्ट में देख रखा था कि फल और बीज का विकास किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बीज का विकास किस प्रकार से होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा था कि फल का विकास किस प्रकार से होता है और बीज के लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए। ओके, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर, जिसको हम लोगों ने अदर डिवाइड में इससे पहले हम लोग 13 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ। तो मेक श्योर आप उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, और उसके लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।